अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वारदात आम किस्म की चोरी की थी। ये छोटा सा एक कस्बा था जिसकी आबादी की अक्सरियत हिंदुओं की थी। मुसलमान तादाद में कुछ कम तो नहीं थे, लेकिन हिंदुओं की निस्बत कम थे। दरमियाने दर्जे का एक मुसलमान दुकानदार थाने में ये रिपोर्ट लेकर आया कि रात उसके घर में चोरी हो गई है। वारदात की तफसील ये थी कि मियाँ बीवी सहन में सोए हुए थे। उनके अंदाजे के मुताबिक आधी रात को खाविंद को कमरे में खटका सुनाई दिया। चांदनी रात थी। वो उठने लगा तो उसे धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, खामोशी से लेटे रहो वरना सर खुल जाएगा। एक कुल्हाड़ी उसके सामने आ गई। उसने घबरा कर देखा, एक आदमी उसके चेहरे और सर पर पगड़ी लिपटी हुई थी खड़ा था। उसने साथ वाली चरपाई की तरफ देखा। उसकी बीवी चित लेटी हुई थी और एक आदमी उसके सिरहाने की तरफ खड़ा था। उसके हाथ में लंबा चाकू या खंजर था। उस आदमी ने उसकी बीवी को खामोश करा रखा था। कमरे में लालटेन जल रही थी। दुकानदार ने अपने सर पर खड़े हुए आदमी की मन्नतें की कि वो बहुत गरीब आदमी है और उसकी हलाल की कमाई को वो उठा के ना ले जाएं। उसे कहा गया कि धीमी आवाज़ में बोलते रहो, अगर ऊंची आवाज़ निकाली तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दुकानदार को ज़्यादा बोलने का मौका न मिला। कमरे में से दो आदमी निकले। एक ने एक ट्रंक सर पर उठा रखा था और दूसरे ने उतना ही बड़ा एक ट्रंक कंधे पर और एक सूटकेस हाथ में लटका रखा था। मियाँ बीवी को ये धमकी सुनाई दी, हमारे जाने के बाद भी तुमने ऊंची आवाज़ निकाली तो मारे जाओगे। उन्होंने सहन का दरवाज़ा खोला और निकल गए। दुकानदार ने गला फाड़कर वावेला बपा किया, चोर चोर, मारे गए, लूटे गए। उसकी बीवी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोली, अरे खुदा के लिए चुप रहो, वो आ जाएंगे और हमें कत्ल कर देंगे। खाविंद ने दौड़कर सहन के दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी और एक बार फिर चिल्लाया, चोर चोर। गली में दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और उनके साथ ये ललकार, आ गए आ गए। दुकानदार ने दरवाज़ा खोल दिया। वो चार आदमी थे, सब मुसलमान थे। इनमें से एक ने कहा, इधर जाते देखे हैं। वो सब उधर को दौड़ पड़े। दुकानदार भी साथ गया। ये महल्ला कस्बे के बाहर था, यानी यहाँ कस्बा ख़त्म हो जाता था। उसकी गली मैदान में ख़त्म हुई थी। वहाँ दरख्त भी थे। वहीं से घाटी उतरती थी। आगे खुश्क बरसाती नाला था। अगला किनारा घाटी की तरह था और पथरीला। 200-400 गज आगे फिर दरख्त और आगे खेत। ये इलाका घाटियों और टीलों का था। दुकानदार और चार आदमियों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने वजन उठा रखा था, इसलिए ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकते थे। ताकुब करने वालों ने घाटी पर जाकर देखा, चांदनी में चोर खुश्क नाले के अगले किनारे पर चढ़ गए थे। उनके पीछे गए और थोड़ी ही दूर चोरों को जा लिया। इनमें से दो ने ट्रंक उठा रखे थे। इन्हीं में से एक ने सूटकेस भी उठाया हुआ था। उनके दो साथियों के पास कोई सामान नहीं था। वो आगे आगे दौड़े जा रहे थे। ताकुब करने वाले जवान और दिलेर थे। वो चोरों के करीब पहुंचे तो चोरों को ललकारा। उन्होंने ट्रंक पीछे को फेंके। इनमें से किसी एक की आवाज़ सुनाई दी, सूटकेस न फेंकना। इनकी रफ्तार तेज हो गई और वो निकल गए। सूटकेस साथ ले गए। ताकुब करने वाले रुक गए। इनके पीछे चौकीदार भी आ रहा था। उन लोगों ने ट्रंक वहीं पड़े रहने दिए। महल्ले के कई और आदमी आ गए थे। इनमें से 3-4 नौजवान कुल्हाड़ियों, लाठियों वगैरह से मुसल्ला होकर ट्रंकों के पहरे पर बैठ गए। सुबह भी धुंधली थी जब दुकानदार, चौकीदार और 2-3 आदमियों के साथ थाने में आया। मैंने दुकानदार से बहुत सी बातें पूछी जो चोरी की वारदात मुतासिर अफराद से पूछी जाती हैं। असल माल सूटकेस में था। इसमें उसकी बीवी के जेवरात और 4,000 रुपया नकद था। उस ज़माने का 4,000 रुपया आज के 60,000 रुपये के बराबर था। आजकल तो अनपढ़ लोग भी पैसा बैंकों में जमा करा देते हैं। उस दौर में लोग रुपया पैसा घरों में रखते थे। दुकानदार के घर में सिर्फ 2 अफराद थे, वो और उसकी बीवी। घर का तीसरा फर्द उसका बेटा था जो रात घर से गैर हाजिर था। उस लड़की की उम्र 17-18 साल थी। ये इनकी वाहिद औलाद थी। लड़के के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। वो घर में होता तो एक चोर उसके भी सिराने खड़ा होकर उसे चुप कराए रखता। मैंने पहली बात ये नोट की कि एक चोर ने कहा था कि सूटकेस न फेंकना। इससे ये जाहिर हुआ कि चोरों को मालूम था कि सूटकेस में जेवरात और नकदी है। दुकानदार ने बताया कि सूटकेस मुकफ्फिल था। मुझे ख्याल आया कि चोरों ने उसे खोलकर नहीं देखा, वरना वो सूटकेस उठाने की बजाय जेवरात और रकम निकालकर पोटली में बांधते और ले जाते।
ट्रंकों में कीमती कपड़े थे। इनमें से कुछ लड़के की शादी के लिए थे और कुछ लड़के की माँ के थे। इनके अलावा इनमें कपड़े, तकियों के गिलाफ, चादरें और खेसे वगैरह थे। कुदरत को मेरा कड़ा इम्तहान मंजूर था। मैं मौका वारदात पर जाने के लिए उठने ही लगा था कि आंधी आ गई और इसके साथ मैं बरसने लगा। इसका नुकसान ये नहीं था कि मेरी तफ्तीश रुक गई थी, बल्कि ये कि चोरों के खुरे तबाह हो गए थे। आपको कई बार बता चुका हूँ कि सुराग रसानी के लिए खुरा कितनी कारामद चीज़ होता है। मैं वारदात वाले घर गया। मेरे पूछने पर दुकानदार ने यकीन से बताया कि उसने सोने से पहले सहन के दरवाजे की जंजीर चढ़ाई हुई थी। ये मामूली सा मकान था जिसकी सहन की दीवार पर तकरीबन 7.5 फीट ऊंची थी। मैंने दीवार को बाहर से देखा। बारिश ने तमाम निशान, अगर कोई थे भी, तो धो डाले थे। दीवार थी तो ऊंची, लेकिन चोर इससे भी ऊंची दीवारों पर चढ़कर फांद जाया करते थे। मैंने अंदर से भी दीवार देखी। ये ईंटों की दीवार थी, अंदर की तरफ सफ़ेदी की हुई थी। एक जगह मुझे ऐसा निशान नजर आया जैसे ऊपर से उतरने वाले आदमी ने यहाँ पाँव के पंजे रखे और पंजों की रगड़ दीवार पर लगी। इस निशान को बारिश ने मिटाने की बजाय वाज़े कर दिया था। पुलिस का एक कांस्टेबल ये भी जानता है कि मुजरिम एक से ज़्यादा हों तो ऐसी दीवार किस तरह फांदी जाती है। बाहर एक आदमी दीवार के साथ पीठ लगा के खड़ा हुआ, दूसरा आदमी उसके कंधों पर चढ़ गया और दीवार पर जाकर अंदर को इस तरह उतरा कि ऊपर दीवार पकड़ी और दीवार पर पाँव के पंजे जमा कर उतर गया। उसने सहन के दरवाजे के अंदर से जंजीर खोल दी और बाकी साथी अंदर चले गए। कमरे में जाकर देखा, एक बड़ा कमरा और उसके साथ 2 छोटे कमरे थे। ये कोठरियाँ सी थीं। इनमें से एक में ट्रंक, 2 चारपाइयाँ और कुछ सामान पड़ा था। जो ट्रंक उठाए गए वो एक एक ट्रंक के नीचे रखे थे। सूटकेस रजाइयों और गद्दों वाली पेटी के अंदर एक रजाई के नीचे रखा था। पेटी को ताला नहीं लगा हुआ था। इससे ये वाज़ेह हो गया कि चोर घर के भेदी थे। इन्हें मालूम था कि इनके मतलब का माल कहाँ पड़ा है। ट्रंकों के नीचे से वो उठाए गए जिनमें कीमती पारचा जात थे और सूटकेस वो उठाया गया जिसमें जेवरात थे। हालांकि ये पेटी के अंदर एक रजाई की तह में रखा था। चोरों में से कोई एक घर का भेदी था। उन्होंने वारदात उसी रात की जिस रात दुकानदार का जवान बेटा घर में नहीं था, और वो होता तो शायद कुछ मुकाबला करता। मैंने दुकानदार और उसकी बीवी को बिठा लिया। दुकानदार गोल मटोल और ठिंगना सा आदमी था और उसकी बीवी लंबे कद, बड़े अच्छे रंग और दिलकश नक्शो निगार की औरत थी। मैंने तफ्तीश से हटकर सोचा कि इनके वालिदैन ने क्या जोड़ मिलाया है। मैंने ये भी देखा कि औरत, जिसकी उम्र 35 साल के लगभग होगी, बातूनी और बिलावजह बोलने वाली तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं जो सवाल उसके खामिद से पूछता था उसका जवाब वही देती थी और खामिद उसकी तायद में सर हिला देता या कह देता, हाँ हुजूर, ऐसे ही है। इससे मैंने ये राय कायम की कि आदमी खासा बुद्धू है और बीवी इस पर छाई हुई है। बहरहाल ये मियाँ बीवी का मामला था। वारदात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था। घर में नौकर है? मैंने पूछा। नहीं। नौकरानी? मैंने पूछा। या कोई औरत कपड़े या बर्तन धोने आती हो? घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, घरवाली ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दुकान में भी कोई नौकर नहीं। मैंने उसकी बीवी से पूछा कि महल्ले की कोई ऐसी औरत घर में आती जाती होगी जिसे मालूम हो कि सूटकेस पेटी में रखा है और फलां फलां ट्रंक में कीमती कपड़े हैं। महलों में ऐसी औरतें होती हैं जो घरों में ऊपर का काम करती हैं, या इस क्लास की औरतें बगैर काम के ही लोगों के घरों में जाती रहती हैं। ज़बान की इतनी मीठी कि ऊंचे और अमीर घरानों की औरतों की हमराज बन जाती हैं। ऐसी औरतें रिश्ते नाते भी कराती हैं। इनमें बाज़ औरतें पेशावर चोरों और नकबजनों की एजेंट होती हैं। इन्हें मालूम होता है कि फलां घर में बड़ी दौलत है और वो कहाँ पड़ी है। दुकानदार की बीवी ने कुछ देर सोचकर बताया कि उसके जहन में ऐसी कोई औरत नहीं आती। उसके ख्याल में महल्ले में मशकूक चाल चलन की कोई औरत नहीं थी। मैंने उसे यह भी कहा कि वो सोचकर बताए कि महल्ले की किसी औरत को मालूम है कि जेवरात वाला सूटकेस रजाइयों की पेटी में पड़ा है। उसने किसी भी औरत का नाम नहीं लिया। उसके खामिद से पूछा कि उसे किसी पर शक होगा और ये कि ये वारदात इंतकामी कार्रवाई भी हो सकती है। उसकी किसी के साथ दुश्मनी या कारोबारी रकाबत होगी। उसे मालूम होगा कि जेवरात और रकम सूटकेस में और सूटकेस पेटी में है। उसने भी किसी का नाम ना लिया। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। दोनों ये कान खोलकर सुन लो। मैंने उन्हें कहा, तुम्हारे अपने दिमाग अगर काम करते हैं तो तुम समझ गए होगे
चोरी किसी घर भेदी ने कराई है। चोर जादूगर नहीं होते कि इन्हें पता चल जाए कि माल कहाँ रखा हुआ है। घर भेदी घर में होता है या घर में आता जाता रहता है और हर भेद जानता है। अगर मेरी मदद करोगे तो माल मिल जाएगा, अगर नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सोचते रहो, तुम्हारे दिमाग में कोई मर्द या कोई औरत आ जाए तो मुझे बता देना। मैंने दुकानदार को साथ लिया और उस जगह जाने को कमरे से निकला जहां चोर ट्रंक फेंक गए थे। मैं एक बार फिर दीवार को अंदर से देखने के लिए रुक गया, जहां किसी के उतरने के निशान थे। ऊपर से नीचे तक देखा, फर्श पर कीचड़ में चमकती हुई कोई छोटी सी चीज नजर आई। मैंने उठाई तो ये अंगूठी थी। दुकानदार को और उसकी बीवी को दिखाई। दोनों ने कहा कि ये इनकी नहीं। बीवी से मैंने कहा कि वो और गौर से देखे। वो बड़ी धीमी आवाज में बोली, नहीं, ये हमारी नहीं। मैंने उससे अंगूठी लेकर जेब में डाल ली और कहा कि चोर अपनी निशानी छोड़ गए हैं। यह आम किस्म की सादा सी अंगूठी थी जो हर एक सुनार के हाथ तैयार मिलती थी। उसकी बनावट खास होती तो मैं सुनारों की मदद ले सकता था। मैं ट्रंकों वाली जगह गया। ट्रंक एक दूसरे से दूर दूर पड़े थे, एक उल्टा एक सीधा। आंधी और बारिश ने कोई खुरा खोज नहीं रहने दिया था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो कागजी कार्रवाई करे और ट्रंक थाने पहुंचा दे। तमाशाइयों में 2-4 आदमी भी मौजूद थे जिन्होंने रात चोरों का ताक़ुब किया था। मैंने इन सबको बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने कहाँ तक ताक़ुब किया और चोर किस तरफ चले गए थे। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब तफसील से दिया और मुझे वहाँ तक ले गए जहाँ उन्होंने ताक़ुब तर्क किया था। वो ये न बता सके कि चोर आगे जाकर किस तरफ चले गए थे। आगे ज़मीन ऊंची नीची थी और चांदनी में इतनी दूर तक देखा भी नहीं जा सकता था। इनमें से एक ने बताया कि वो उस वक्त इत्तेफाक से छत पर बैतुल खुला में गया था। उसे चोर चोर का शोर सुनाई दिया तो उसने नीचे देखा। 2 आदमी ट्रंक उठाए दौड़े जा रहे थे और 2 आदमी बगैर किसी सामान के आगे आगे दौड़े जा रहे थे। उसके मकान की छत से खुश्क नाला नजर आता था। वो दौड़कर नीचे उतर आया। इतने में 3 और जवान आ गए। 4 हो गए ये। इनमें से एक के पास डंडा और एक के पास हॉकी स्टिक थी, बाकी 2 खाली हाथ थे। मैंने नंबरदार और चौकीदार से कहा कि वो चंद काबिल एतमाद आदमियों को साथ लें और दूर आगे तक के इलाके की तलाशी लें। हो सकता है कि चोर सूटकेस से जेवरात और नकदी वगैरह निकाल कर ले गए हों और खाली सूटकेस फेंक गए हों। नंबरदार और चौकीदार फौरन आगे चले गए। सिमत मालूम करने की मैं कोशिश कर रहा था जिधर चोर गए थे। चोर उसी कस्बे के हो सकते थे। मैं दुकानदार को और ताक़ुब करने वाले आदमियों को थाने ले गया। मैं थाने में जो हिदायत दे आया था उन पर अमल दरामद शुरू हो गया था। कस्बे के 4-5 मुश्तबा सजा याफ्ता और आदि मुजरिम बुलाए जा चुके थे। इर्द गिर्द के देहात के इस कुमाश के आदमियों को थाने लाने के लिए कांस्टेबल चले गए थे। मैंने इन्हें अलग बिठा लिया। मैं जिस वक्त की कहानी सुना रहा हूँ उस वक्त हर जुराइम पेशा का अपना जो फन था वो उसी का कमाल दिखाया करता था। मसलन सुनसान राहों पर रातों को मुसाफिरों को रोक रोक कर लूटने वाले शहरों में आके चोरी नहीं करते थे। शहरों में चोरियां करने वाले रहजनी नहीं करते थे। इनमें जो ताले तोड़ने के माहिर थे वो ताले ही तोड़ा करते थे, नकब नहीं लगाते थे। नकब लगाना एक अलग फन था। हर चोर नकब नहीं लगाता था क्योंकि यह हर किसी के बस की बात नहीं थी। थानों में इन लोगों का रिकॉर्ड इतना मुकम्मल होता था कि हमें किसी वारदात की सुराग रसानी में मुश्किल पेश नहीं आती थी। हम तरीका वारदात से समझ जाते थे कि ये फलां का काम है। चोरी की ये वारदात मुझे पेशावरों की नज़र नहीं आई थी। चोर 4 बताए गए थे, यानी एक गिरोह था। अगर गिरोह था तो डाकुओं का हो सकता था, लेकिन वो जिस तरह भागे और ट्रंक फेंक गए इससे मालूम होता था कि वो अनाड़ी थे। अगर वो मुनज़्ज़म और पेशावर डाकू होते तो ट्रंक अपने पीछे आने वालों का मुकाबला करते और इनमें से 1-2 को कत्ल या ज़ख्मी कर जाते। पहली बात तो यह है कि वो ट्रंक उठाने की ज़हमत ही न करते। घर में सिर्फ एक मर्द और एक औरत थी। दोनों ने उनको खामोश और बेबस करके उन्होंने रखा हुआ था। इन्हें यह भी मालूम था कि इनका मतलूबा माल कहाँ है। वो माल ट्रंकों और सूटकेसों में से निकालकर गठरी में बांध लेते। मैंने तरीका वारदात को हर जाविये से देखा। ये चारों मुझे अनाड़ी और नौ आमोज नजर आते थे। ये इनकी पहली वारदात मालूम होती थी और ये कोई नया गिरोह था जो मेरे रिकॉर्ड पर नहीं था। थाने में जो सजा याफ्ता और बदमाश वगैरह आ चुके थे, इन्हें मैंने इकट्ठे बिठाकर इतना ही कहा कि इनमें से जो भी
इस वारदात में शामिल था वो खुद ही बता दे। सबने इनकार किया। मैंने इन्हें कहा कि इन्हें मालूम है कि मैं इतनी जल्दी मुतमईन नहीं हुआ करता, वो सोच लें, और जो कोई इस वारदात के मुतालिक कुछ बताना चाहे आकर मेरे कान में बता दे, मैं केस गोल कर दूंगा। अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक सोचने का वक्त गुजर गया तो फिर मैं ज़रा सी भी रियायत नहीं करूंगा। इन्हें ये कहकर अलग बिठा दिया कि जब तक कुछ बताएंगे नहीं थाने से बाहर नहीं जा सकेंगे। ताक़ुब करने वालों को इस हिदायत के साथ छुट्टी दे दी कि वो किसी से जिक्र न करें कि उन्होंने क्या बयान दिया है और मैं इनसे क्या कुछ पूछता रहा हूँ, और ये कि वो हर वक्त घर में मौजूद रहें। मैंने इनकी हौसला अफजाई भी की। 3-4 दिन और रातें जुराइम पेशा आदमियों के साथ झकझक होती रही। इनमें से हर एक के साथ हमारा रवैया और पूछगछ का तरीका मुख्तलिफ हुआ करता था। बाज़ के साथ ज़बानी बातें होती और बाज़ लातों के भूत होते थे, और इनमें 1-2 ऐसे भी होते थे जिनके साथ हम काम की मालूमात के एवज़ सौदेबाजी भी कर लिया करते थे। इन लोगों की ज़हानत औसत दर्जे के पुलिस इंस्पेक्टर जितनी होती थी। इनमें से बाज़ सुराग रसानी के भी माहिर होते थे, वकालत के गुर भी जानते थे। मैंने इनमें से सख्त जान अफराद को अपने एएसआई और एक हेड कांस्टेबल के हवाले कर दिया, और जो ज़हीन और उस्ताद थे उन्हें अपने पास रखा। अगर मैं आपको ये सुनाने लगूं कि हर एक से हमने क्या पूछा, उन्होंने क्या क्या जवाब दिए और मैंने इन जवाबों से कितने काबिल कबूल समझे और क्यों, तो ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। मुख्तसर ये कि इनमें से बाज़ उस्तादों ने मेरी इस राय की तस्दीक कर दी कि चोरों में से कोई घर का भेदी है, और घर भेदी इनके साथ नहीं था, वो महल्ले का कोई फर्द भी हो सकता है। मेरी राय तो ये भी थी कि वारदात किसी उस्ताद की नहीं, इन जुराइम पेशा उस्तादों में से 2 मेरे मोतमिद थे। 3-4 बड़े पेचीदा केसों में उन्होंने अपने आप को खतरे में डालकर मेरी मदद भी की थी। उन्होंने मेरा जहन साफ कर दिया। ये तो मुझे पहले ही महसूस हो रहा था कि ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह मालूम नहीं होता। 3-4 दिनों की काविश और मगज़ खपाई से मुझे यकीन हो गया कि ये कोई निकम्मे चोर थे और कच्चे थे, और ये वारदात किसी घर भेदी की रहनुमाई में हुई है। मेरे मुखबिर भी मसरूफ़ थे, अभी काम की कोई बात मालूम नहीं हुई थी। मैंने चौकीदार को बुलाया और उससे बहुत कुछ पूछगछ भी की। पूछा कि जब दुकानदार के घर से शोर उठा उस वक्त वो कहाँ था। उसने कहा कि वो कुछ देर पहले वारदात वाली गली का चक्कर लगाकर दूसरी गली में गया था। उसने शोर सुना तो उस गली में वापस आया। उस वक्त चोर गली से निकल गए थे और 3-4 आदमी उनके पीछे दौड़े जा रहे थे। उसने उससे पहले अपनी ड्यूटी के इलाके में कोई अजनबी या जान पहचान के आदमी गुजरते नहीं देखे थे। उस दौर में कस्बों में सरकारी चौकीदार हुआ करते थे। ये टाउन कमेटियों का इंतज़ाम होता था। हर वार्ड में रात को एक चौकीदार पहरा दिया करता था। इनका मेट यानी कि इंचार्ज भी हुआ करता था। अक्सर कस्बों में नेपाली गोरखे चौकीदार होते थे। ये लोग दयानतदार और ड्यूटी के सख्त पाबंद थे। सिख और मुसलमान भी ये नौकरी करते थे, लेकिन ये गोरखों की तरह दयानतदार नहीं थे। कोई नामी गिरामी डाकू इन्हें ज़्यादा लालच दे तो वारदात करा दिया करते थे। पठान भी गोरखों की तरह दयानतदार नहीं थे। ये चौकीदार मुसलमान था, मुझे इस पर भी शक था। मैंने ये मालूम करने की बहुत कोशिश की कि उसका दोस्ताना दुकानदार के साथ होगा, और हो सकता है कि ये दुकानदार के घर आता जाता हो। फिर यह भी शक हुआ कि उसकी बीवी दुकानदार के घर की भेदी होगी। पता चला कि उसकी बीवी बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में गांव गई हुई है, और उसका वारदात वाले घर आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। उसकी तस्दीक मुझे अपने खुफिया ज़राए से भी करानी थी। ये ख़ास तौर पर पेश नज़र रखें कि कत्ल की तफ्तीश चोरी की निस्बत आसान होती है। कत्ल का बायस मालूम हो जाए तो कातिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। चोरी का बायस चोरी ही होता है। माल गायब कर दिया जाता है। जो जो दिन गुजरते जाते हैं माल लापता हो जाता है। जेवरात सराफा बाजार में जाते ही पिघलकर सोने की एक डली बन जाते हैं। सुराग और खुरे खोज गायब हो जाते हैं, और चोर सीना ताने आपके सामने घूमते फिरते रहते हैं। थानेदारों को मुखबिरों और अपनी अकल का सहारा लेना पड़ता है। नंबरदार भी हमारी मदद किया करते थे। नामी गिरामी जुराइम पेशा अफराद आदमियों के साथ उनका दोस्ताना होता था। अगर नंबरदार दिलेर और अक्लमंद हो तो उसका मुखबिर ही का अपना ज़ाती इंतज़ाम भी होता था। नंबरदारों की हैसियत सरकारी थी, लेकिन वो कुछ गैर सरकारी हरकतें करके भी सरकार को खुश रखते थे। ऐसे नंबरदार बाज़ औक़ात
चोरी का माल बरामद करा दिया करते थे, लेकिन इस शर्त पर कि मुजरिम को गिरफ्तार न किया जाए। बाज़ वारदातों के मुजरिमों को वो गिरफ्तार करवा भी दिया करते थे। मैंने मुतालिका नंबरदार को बुलाया और उससे पूछा कि उसने खोज लगाने की कोशिश की है या नहीं। उसने बताया कि वो बहुत कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई खोज नहीं मिलता। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ तक मुमकिन है कि चोरी उस दुकानदार के अपने किसी रिश्तेदार ने कराई हो। इस बेचारे की दुश्मनी किसी के भी साथ नहीं। नंबरदार ने जवाब दिया, ये तो सीधा साधा और बिल्कुल बुद्धू इंसान है। इसके किसी रिश्तेदार पर अगर शक करना है तो मैं इसके बेटे पर शक करूंगा। बेटे पर? मैंने हैरान होकर कहा। इसका तो सुना है कि एक ही बेटा है और वो बाप के साथ दुकान पर बैठता है। मैं यकीन से तो कह नहीं सकता, नंबरदार ने कहा। अलबत्ता लड़का ठीक नहीं, बाप जितना बुद्धू और भला मानस है, बेटा इतना ही आवारा, शैतान और दिलेर है। जुआ भी खेल लेता है और बदमाशी भी कर लेता है। इसकी आदतें अपनी माँ जैसी हैं और उसी की तरह दिलेर है और माँ की ही तरह खूबसूरत है। क्या दुकानदार की बीवी भी आवारा, शैतान और दिलेर है? मैं इसे आवारा तो नहीं कह सकता, नंबरदार ने जवाब दिया। जब ये ब्याही हुई यहाँ आई थी तो दिल फेंकने वाले उस पर डोरे डालने लगे थे। उनका ख्याल था कि ये लड़की ऐसे बदसूरत और ठिगने आदमी के साथ खुश और मुतमईन नहीं होगी। आपने इसे देखा है, इसके खामिद को भी देखा है। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये औरत इस आदमी को दिल से चाहती होगी? इसके बेटे पर तुम क्यों शक कर रहे हो? शाह खर्च है, नंबरदार ने जवाब दिया। आवारा है, माँ बाप ने लाड और प्यार से बिगाड़ रखा है। दुकान पर ज़्यादा नहीं बैठता, शहर जाता है, सिनेमा देखता है, तवाइफों का गाना सुनने जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसका इखलाक और किरदार है ही नहीं। अगर आप खुद उससे पूछगछ करें या उसके दोस्तों से पूछें तो आपको शायद कुछ हासिल हो जाए। ये लड़का उन बदमाशों में से है जो अपनी बहनों और माँओं का जेवर चुराकर बाजी पर लगा दिया करते हैं। आज इतने दिन गुजर गए हैं, मैंने इस लड़के को नहीं देखा। मैंने कहा। इसके बाप ने मुझे घर के अफराद की तफसील बताते हुए कहा था कि इसका एक बेटा है जो वारदात की रात घर में नहीं था। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि उसका चोरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मेरा दिमाग नाकिस है सरकार, नंबरदार ने कहा। आप अपनी तफ्तीश कर लें, फिर मैं कुछ बताऊंगा। मैं आपके दिमाग को शकूक से नहीं भरना चाहता। इस लड़के को वारदात के बाद मैंने भी नहीं देखा। मुझे नंबरदार का मशवरा पसंद आया। मैंने दुकानदार को बुलाया, इधर उधर की बातें की, वारदात के मुतालिक ज़्यादा बातें हुई और मैंने उससे उसके बेटे के मुतालिक इस तरह पूछा जैसे मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक ना हो। मैंने कहा, तुम्हारा बेटा कहीं नज़र नहीं आया। इसे कभी कभी थाने में तफ्तीश के मुतालिक पूछने के लिए आना चाहिए था। वो तो उस रोज़ से घर से गायब है, उसने कहा। तुम्हें या माँ को बताकर नहीं गया कि कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा। बताकर गया था, उसने जवाब दिया। कहता था कि शहर फिल्म देखने जा रहा हूँ। हफ्ते में 1-2 दफ़ा शहर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए ज़रूर जाता है। तुमने उसके दोस्तों से पूछा नहीं कि वो वापस क्यों नहीं आया? पूछा था, उसने जवाब दिया। वो सच्ची बात नहीं बताते, कहते हैं कि शब्बीर इनके साथ नहीं गया था, कभी कहते हैं कि अकेला गया था। तुमने इन पर कोई शक नहीं किया? नहीं, उसने जवाब दिया। वो दिल्ली सैर सपाटे के लिए चला गया होगा, उसके दोस्त मुझसे छुपाते हैं। पहले कभी दिल्ली गया था, 2 बार गया था, उसने जवाब दिया, लेकिन दोनों मर्तबा बता कर गया था। अब उसने न मुझे बताया न अपनी माँ को। उसकी माँ तो बहुत परेशान होगी, मैंने कहा। ना जी, उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया। उसकी माँ बिल्कुल भी परेशान नहीं। मैंने उसे कहा था कि मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता हूँ कि मेरा बेटा लापता है और उसके दोस्त मुझे सच्ची बात नहीं बताते। उसकी माँ ने मुझे थाने जाने से मना किया और बोली कि बच्चा तो नहीं, घूम फिर कर आ जाएगा। मैं ये सुनकर हैरान भी हुआ और परेशान भी कि अकलौते बेटे की इतनी लंबी गैर हाजिरी पर माँ परेशान नहीं थी। और उसने अपने खामिद से ये भी कहा कि वो थाने रिपोर्ट ना करे। मुझे ये ख्याल भी आया कि मैं जब तफ्तीश के लिए उनके घर गया था तो माँ ने बेटे का जिक्र तक नहीं किया था। वो परेशान होती तो मुझे ज़रूर बताती कि गुज़िश्ता रात उसका बेटा घर नहीं आया था। अब तो 8-10 दिन गुजर गए थे। वारदात चोरी की थी। एक आम आदमी का दिमाग तस्लीम नहीं कर सकता कि घरवाली और उसके बेटे ने अपने ही घर में चोरी कराई होगी। ये तो कभी सुनने में आया ही नहीं कि मियाँ बीवी आपस में खुश नहीं, बीवी ने कुछ रकम या अपने जेवरात अपने माँ बाप के घर पहुँचा दिए और वावेला बपा कर दिया
کہ کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ بعض خاوند اپنی بیویوں کے زیورات کی کوئی چیز ادھر ادھر کر کے بیویوں پر الزام عائد کر دیا کرتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو دے آئی ہے۔ یہ سب طلاق لینے دینے کے بہانے ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اپنے گھر میں اس طرح چوری کرانا جس طرح اس گھر میں ہوئی عام انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میرا ذہن عام شہری کا نہیں، پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ انسانی فطرت کو نفسیات کے عالم سمجھ سکتے ہیں یا پولیس آفیسر، بشرطے کہ وہ اپنی سرکاری ڈیلنگ اور تفتیش کا سبق پڑھانے والی کتابوں سے ہٹ کر اپنی فہم و فراست استعمال کریں۔ میرے سامنے جو صورتحال آ گئی تھی اسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنے مشاہدات، تجربات اور عقل کی ضرورت تھی۔ میں تو تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا، یہاں مجھے مداریوں جیسے کرتب دکھانے تھے۔ تمہاری بیوی اپنے بیٹے کی غیر حاضری پر پریشان نہیں؟ میں نے دکاندار سے کہا۔ تم اس سے کیا سمجھے ہو کہ وہ کیوں پریشان نہیں؟ وہ اپنی ماں کو بتا کر گیا ہوگا، اس نے کہا۔ لڑکے پر زیادہ اثر تمہارا ہے یا تمہاری بیوی کا؟ ماں کی زیادہ سنتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میری کم ہی سنتا ہے۔ شاید اس کی ماں بھی تمہاری کم ہی سنتی ہے، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ماں بیٹا تمہارے قابو میں نہیں۔ میں نے اسے ذرا چکر دینے کے لیے کہا۔ سنا ہے تمہارا بیٹا بڑا اچھا لڑکا ہے۔ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہیں اس کے خلاف کوئی شکایت تو نہیں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا کر نہیں کہا۔ اس کی اس انداز کی نہیں میں مایوسی بلکہ شکست سی تھی۔ میں اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تفتیش کا میرا انداز اپنا ہی تھا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ اس کے گھریلو معاملات کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس سے یہ پوچھا کہ اس کا بیٹا کون کون سے دوست کے ساتھ سینما دیکھنے جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس قصبے میں کوئی سینما ہال نہیں تھا، 25 میل دور ضلع کا شہر تھا۔ وہاں 3 سینما ہال تھے۔ قصبوں اور دیہات کے لوگ وہاں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ لڑکے کے باپ نے 2 لڑکوں کے نام پتے بتا دیے۔ میں نے دکاندار کو فارغ کر دیا اور ان دونوں لڑکوں کو تھانے بلانے کا انتظام کیا۔ دونوں 17-18 سال کی عمر کے مسلمان لڑکے تھے۔ ان میں ایک میرے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ چوروں کا تعاقب کرنے والوں میں سے تھا۔ میرے ساتھ بہت دیر تک رہا تھا۔ ان دونوں کی گھبراہٹ قدرتی تھی، خاص طور پر اس کے لیے جو پہلی بار تھانے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے باپ بھی آ گئے۔ میں نے باپوں کو تسلی دی کہ ان کے بیٹوں کو مشتبہ نہیں بٹھایا جا رہا، بلکہ ان سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ جناب والا، ایک کے باپ نے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو 100 بار منع کیا تھا کہ اس لڑکے کا ساتھ چھوڑ دو، لیکن لڑکے والے ہماری سنتے کب ہیں؟ آپ کیوں اپنے بیٹے کو اس کی دوستی سے روکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ کوئی ایک بات ہو تو بتائیں جناب والا، اس نے جواب دیا۔ کون سی بدی ہے جو اس لڑکے شبیر میں نہیں؟ باپ بیچارہ لاچار ہو کر بیٹھ گیا ہے، بیٹا ماں کے قبضے میں ہے اور ماں نے بیٹے کو شہزادہ بنا رکھا ہے۔ لڑکے کی ماں کیسی عورت ہے؟ میں نے پوچھا۔ سنا ہے چال چلن کی ایسی ویسی ہے۔ باتیں تو بہت مشہور ہیں لیکن سچی ایک بھی نہ ہو شاید، اس نے جواب دیا۔ خوبصورت عورت ہے، اس لیے بدنام ہو گئی ہے۔ سنا ہے اپنے گاؤں میں اس کا کسی کے ساتھ دوستانہ ہے، اکثر گاؤں گئی رہتی ہے، بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ لیکن جناب والا، میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہتا، البتہ یہ یقین ہے کہ اپنے خاوند کو اس نے اپنے پاؤں میں بٹھا رکھا ہے۔ بہت سیدھا آدمی ہے جی، دوسرے نے کہا۔ میں نے ان سے کچھ معلومات حاصل کر لی اور انہیں تسلی دلاسا دیا کہ وہ اپنے لڑکوں کے متعلق بے فکر رہیں اور گھروں کو چلے جائیں، انہیں جلدی گھر بھیج دیا جائے گا۔ انہیں رخصت کر کے میں لڑکوں کے پاس آیا، ان کے دلوں سے تھانے کا خوف نکالا اور ایک لڑکے کو میں اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ شبیر کے ساتھ فلم دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی اور دوسرے لڑکے کی جو باہر بیٹھا ہوا تھا، شبیر کے ساتھ گہری دوستی ہے۔ شبیر ان دونوں کو کبھی کبھی شہر فلم دکھانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا، اسے باہر بھیج کر دوسرے لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کا دوست شبیر کی ساری باتیں سنا گیا ہے، اب وہ سنائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ بھی نہ چھپائے اور وہ کچھ چھپا سکے گا بھی نہیں۔ اس نے اپنے دوست کے بیان کی تائید کر دی۔ ان دونوں نوجوانوں نے ایک ہی جیسی باتیں بتائیں۔ ان کے اندر جو باتیں رہ گئی تھیں وہ میں نے اپنی استادی سے نکال لیں۔ ان کا اختصار یہ ہے کہ شبیر عیاش طبیعت کا نوجوان تھا۔ اس کے یہ دونوں دوست اس کے ہمراز تھے۔ وہ چوری چھپے سگریٹ پیتا تھا۔
उसे माँ पैसे दिया करती थी। शहर में अस्मत फरोशी के बाजार में भी जाता था। बाप से नफरत करता था, माँ से बहुत प्यार करता था। जुआ भी खेल लेता था, दोस्तों को पैसे खिलाता था। इन दोनों ने बताया कि वारदात की शाम वो जहाँ कहीं भी गया है, इन्हें बताकर नहीं गया। मेरे पूछने पर एक ने बताया कि शब्बीर को उसने आखिरी बार 12 और 1 बजे के दरमियान देखा था। वो अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। कभी अकेला शहर गया था? मेरा ख्याल है कि वो अकेला कभी नहीं गया, उसने जवाब दिया। हम दोनों के बगैर कभी नहीं गया था। अगर उसके साथ कोई बात हुई थी तो तुम क्या महसूस करते हो कि उसका मिजाज कैसा था? तुमने ऐसा शक किया था कि वो तुम दोनों को बताए बगैर कहीं जा रहा है? नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने बिल्कुल महसूस नहीं किया कि वो कहीं जा रहा है या वो परेशान है। वो हर रोज़ ही की तरह लगता था। इन लड़कों ने 2 इंकिशाफात किए। इन दोनों में से एक लड़का चोरों के ताक़ुब में गया था। उसके साथ बातें करते मैंने इसकी दिलेरी की तारीफ की तो उसने अफसोस का इजहार किया कि वो चोरों के करीब पहुंच भी गए मगर वो ट्रंक फेंक कर भाग गए। मैंने कहा कि तुम इतनी जल्दी बाहर निकले कि चोरों तक जा पहुंचे। ये इत्तेफाक की बात है कि हमारे मोहल्ले का एक आदमी अपनी छत पर था और चांदनी थी। उसने कहा उसने चोरों को जाते देख लिया था। अगर हम चौकीदार के कहने पर जाते कि चोर किधर गए तो हम किसी और तरफ निकल जाते और चोर ट्रंक भी ले जाते। चौकीदार ने क्या कहा था? मैंने हैरान होकर पूछा। हम शब्बीर के बाप के पुकारने पर निकले तो चौकीदार गली के आखिर में खड़ा था। उसने जवाब दिया। चौकीदार ने एक और तरफ इशारा करके कहा कि उधर गए हैं। ऐन उसी वक्त हमारा वो दोस्त बाहर निकला जिसने छत से चोरों को नाले की तरफ जाते देखा था। उसने कहा मेरे पीछे आओ, उधर गए हैं। उसके पास हॉकी स्टिक थी। हम सब उसके पीछे गए और चोरों तक जा पहुंचे। चौकीदार भी तुम्हारे साथ ताक़ुब में गया होगा। हम 4 आगे आगे थे, उसने जवाब दिया। हमने ये नहीं देखा कि हमारे पीछे कौन आया था। चोरों ने ट्रंक फेंक दिए। हम कुछ दूर तक उनके पीछे गए, वो दूर निकल गए तो हम वापस आ गए और जब हम ट्रंकों के पास पहुंचे तो वहां शब्बीर का बाप और कुछ आदमी खड़े थे और चौकीदार भी वहां खड़ा था। हम में से किसी ने कहा कि ट्रंक यहीं रहने दो और अभी थाने चलो। चौकीदार ने कहा कि खुदा का शुक्र अदा करो कि चोर माल फेंक गए हैं, ये उठाओ और घर चलो। थाने जाकर क्या करोगे? शब्बीर के बाप ने कहा कि अभी तो मुझे घर जाकर देखना है कि वो और क्या ले गए हैं। चौकीदार ने कहा कि उनके पास जो कुछ था वो फेंक गए हैं। मैं तुम्हें पुलिस के चक्कर से बचाना चाहता हूँ। थानेदार तुम्हें हर वक्त थाने बिठाए रखेगा। महल्ले के एक आदमी ने कहा कि ट्रंक यहीं पड़े रहने दो, इन पर पहरा बिठाओ और घर चल के देखो और क्या गया है। इस दौरान महल्ले के कई और आदमी आ गए थे। उन्होंने 2 आदमियों को ट्रंकों के पास खड़ा किया और शब्बीर के घर गए। शब्बीर की मां ने बताया कि रजाइयों वाली पेटी में से सूटकेस भी निकल गया है और सूटकेस में जेवरात और नकदी थी। सब अपनी अपनी राय और मशवरा दे रहे थे कि थाने अभी चलें या सुबह लेने दें। सुबह होने में थोड़ा ही वक्त था। चौकीदार से तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि चोरी के वक्त वो कहाँ था? वहां जितने आदमी थे उन सब ने चौकीदार को बुरा भला कहा कि उसकी मौजूदगी में चोरी हुई है। उसने कहा कि वो सोया हुआ था। चौकीदार ने कहा कि उसका इलाका ज़्यादा है और वो दूसरी गली में था। पहले रोज़ मैंने ताक़ुब करने वाले इन चारों आदमियों के बयानात लिए थे तो मुझे कोई शक नहीं हुआ था कि चौकीदार ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की थी। चौकीदार को तो मैं अपना आदमी समझता था। मैंने उसका बयान लिखा नहीं था, मेरे जहन में महफूज था। मैंने अब जहन में ये भी महफूज कर लिया कि मुझे चौकीदार को लपेटे में लेना है। इसे बहुत दिन की ढील मिल चुकी थी। मैंने उसी वक्त एएसआई से कहा कि वो चौकीदार की नकलो हरकत देखने के लिए उसके पीछे ऐसा आदमी लगा दे जिसे चौकीदार ना जानता हो कि ये हमारा मुखबिर है। अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आने लगी। दूसरा इंकिशाफ इससे भी ज्यादा दिलचस्प था। मैं इन लड़कों से शब्बीर के चाल चलन वगैरह के मुतालिक कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था। पता चला कि एक हिंदू लड़की के साथ उसके ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात हिंदुओं की 2 बड़ी ही कबीर रस्मों का नतीजा थे। एक ये कि हिंदू कम उम्री में लड़कियों की शादियां कर दिया करते थे। 12-13 साल की लड़की को जवान कहा जाता था। दूसरी रस्म ये थी कि हिंदू औरत बेवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। अब पढ़े लिखे हिंदुओं में जिन्होंने नई तहजीब को कबूल कर लिया है ये रस्में नहीं रहीं, लेकिन कट्टर हिंदू और देहाती हिंदू आज भी इन रस्मों की पाबंदी सख्ती से करते हैं। इस लड़की की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। एक ही साल बाद उसका खामिद मर गया। वो नौजवानी में बेवा हो गई। उसकी जवानी की उमंगों पर मोहर सख्त हो गई।
उसकी चूड़ियां तोड़ दी गईं और उसकी सहेलियों को उससे मिलने से मना कर दिया गया। उसका बाप खुशहाल दुकानदार था। लड़की का कोई भाई नहीं था। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं और दोनों शादीशुदा थीं। मुझे इस बेवा लड़की के मुतालिक जो मालूमात हासिल हुई वो ये थीं कि बेवगी के सिर्फ 6 महीने उसने सब्र किया। इसके बाद वो इंसानी फितरत के हाथों मजबूर हो गई। इस मजबूरी में इंतकाम और एहतजाज का जज्बा भी शामिल था। शब्बीर खूबसूरत नौजवान था। उसकी नज़र लड़की पर और लड़की की उस पर पड़ी और उनकी दरपर्दा दोस्ती हो गई। लड़की दिलेर हो गई। शब्बीर के साथ उसके मामलात चलते रहे। इन दोनों लड़कों ने मुझे बताया कि लड़की ने शहर के मुसलमान अमीरजादे के साथ भी दोस्ती कर रखी है। उसका नाम सगीर था। अमीर जमींदार का बेटा था। बाप मर चुका था। खुद शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। वो उस किस्म के बदमाशों में से था जो बदमाश होते हुए बदमाश नहीं कहलाते। लोग मुंह पर उनकी इज्जत करते और पीठ पीछे सरगोशी में उन्हें बदमाश कहते हैं। सगीर की बदमाशी पर भी उसकी जमींदारी और पैसे ने पर्दा डाल रखा था। वो मस्जिदों में दिल खोलकर चंदा दिया करता था। तो क्या ये हिंदू लड़की बैक वक्त शब्बीर और सगीर के साथ दोस्ती निभा रही थी? 3 के साथ, एक लड़के ने जवाब दिया। एक हिंदू जवान भी लड़की का दोस्त था, लेकिन यह आदमी दोस्ती से दस्तबरदार हो गया था क्योंकि सगीर ने उसकी पिटाई करा दी थी। वो शब्बीर की भी पिटाई करा सकता था। मैंने कहा। शब्बीर ने हम दोनों को बताया था कि सगीर ने उसे कई बार धमकी दी है कि लड़की की दोस्ती तर्क कर दे। उसने बताया, लेकिन शब्बीर खुद बड़ा ही दिलेर लड़का है। उसने सगीर से कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ कि मार खाकर और दस्तबरदार हो जाऊंगा या भाग जाऊंगा। मुझे पिटवाओगे तो मेरे आदमियों के हाथों ऐसा पिटोगे कि 6 महीने चरपाई से नहीं उठ सकोगे। हम दोनों ने शब्बीर से कहा था कि सगीर के हाथ बड़े लंबे हैं। वो एक लड़की के पीछे ऐसे आदमी के साथ दुश्मनी न रखे। शब्बीर ने कहा था कि वो अब तक मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठा सका, सिर्फ इसलिए कि उसे मालूम है कि मेरे आदमी कौन हैं और वो क्या कर सकते हैं। उसके आदमी कौन हैं ये उसने नहीं बताया। एक लड़के ने कहा। हमने उससे पूछा भी था, उसने फिर भी नहीं बताया। ये एक ही राज है जो उसने हमसे छुपा कर रखा है। चोरी की वारदात से 2-3 दिन पहले भी सगीर और शब्बीर की तू-तू मैं हो गई थी। शब्बीर ने हमें बताया कि सगीर ने उसे धमकी दी है कि वो लड़की की दोस्ती से अगर बाज ना आया तो वो इससे ऐसा इंतकाम लेगा कि वो सारी उम्र याद रखेगा और वो उसे कत्ल भी करा सकता है। इस इंकिशाफ से मेरा शक सगीर पर मरकूज हो गया। ये चोरी उसने अपने आदमियों से इंतकाम के तौर पर कराई है और इस वारदात में चौकीदार भी शामिल है। वारदात करने वाले सगीर के मज़ारे ही हो सकते थे, लेकिन घर भेदी कौन था? मुझे ये भी नजर आने लगा कि शब्बीर को सगीर ने अगवा कराया है और हो सकता है कि लड़का कत्ल हो चुका हो। मगर इस सवाल ने मेरे इस शक को बेबुनियाद करार दे दिया कि शब्बीर की माँ अपने बेटे की इतनी लंबी गैर हाजिरी से परेशान क्यों नहीं और उसने अपने खामिद को थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट देने से रोका क्यों था। मैंने सगीर से बराह रास्त पूछगछ करना मुनासिब न समझा। मुखबिरों से पूछना बेहतर था। मुझे ये भी शक होने लगा कि शब्बीर को अगर सगीर ने कत्ल नहीं किया तो शब्बीर हिंदू लड़की को साथ लेकर कहीं चला गया है। मुझे ये भी मालूम करना था कि ये लड़की घर में है या लापता है। मुखबिरों से पता करवाया। रात तक मुझे पता चल गया कि लड़की यहीं है, बल्कि एक रात पहले उसे सगीर के घर से निकलते देखा था। सगीर के मुतालिक मुखबिरों ने बताया कि इस हिंदू लड़की के साथ उसके गहरे ताल्लुकात हैं। सगीर की बीवी पर्दे में रहने वाली सीधी सी औरत है। सगीर की हवेली का एक खास कमरा है। लड़की इस कमरे में जाती है। हिंदू मुखबिरों ने, जिनमें नंबरदार भी शामिल था, मुझे बताया, आपने ये तो सोचा होगा कि ये हिंदुओं का शहर है और हिंदू जानते हैं कि इनकी लड़की के मामलात एक मुसलमान के साथ हैं। फिर हिंदू क्यों नहीं बोलते? हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हिंदू हमले करते रहते हैं। यहाँ इस लड़की के मामले में वो मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसकी एक वजह है। केसरी के बाप को अपनी जाति के लोगों ने बताया था कि उसकी बेटी 2 मुसलमानों से मिलती मिलाती है और मामला गड़बड़ है। बाप ने केसरी को रोका तो बेटी उस पर और अपनी माँ पर टूट पड़ी। उसने उनकी बेइज्जती की और यहाँ तक कह गई कि इस उम्र में तुम मेरी चूड़ियाँ तोड़कर मुझे घर में कैद कर लोगे। सारे महल्ले ने लड़की की वाही तबाही सुनी। उसने माँ बाप को धमकी दी कि उसे घूमने फिरने से रोका गया तो वो इन दोनों में से किसी मुसलमान के साथ घर से भाग जाएगी। और जनाब, उसने एक रोज़ अपने माँ बाप से ये भी कहा
कि मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं दिल्ली के बाज़ार में जा बैठूंगी। उसे परेशान किया जाता रहा होगा। मैंने कहा, सिर्फ परेशान नहीं जनाब, मुखबिर ने जवाब दिया। ये मामला मंदिर तक पहुंचा। हमारे पंडित जी ने कहा कि लड़की को मंदिर में भेज दिया जाए ताकि उसे गंगा जल से पोतर किया जाए और उसको और उसके दिमाग से मुसलमानों की दोस्ती निकाली जाए। लड़की मंदिर में गई। दूसरे दिन उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। आप शायद जानते होंगे कि ये पंडित अंदर से क्या हैं। इस पंडित ने पहले ही दिन लड़की पर अपनी नीयत जाहिर कर दी। मेरा ये हिंदू मुखबिर नाम का हिंदू था, ज्वारी और चरसी था, हिंदुओं की जिंदगी के ढके छुपे गोशों से वाकिफ था, भगवान से नहीं डरता था। वो वैसे ही था जैसे मुसलमान जुराइम पेशा बराए नाम मुसलमान होते हैं। केसरी को पंडित ने मंदिर में बुलाया तो वो ये तासुर लेकर आई कि पंडित जी महाराज शब्बीर और सगीर की कुमाश के ही आदमी हैं। उसने घर आकर बहुत शोर शराबा किया। मुखबिर के कहने के मुताबिक पंडित ने यह मशवरा भी दिया कि लड़की को हरिद्वार भेज दिया जाए, जहां जवान बेवा लड़कियों को तन्हाई की जिंदगी गुजारने के लिए रखा जाता है। इस मौके पर लड़की ने कहा था कि वो दिल्ली के बाजार में जा बैठेगी और वो चूड़ियां पहनती है। जेवर भी उसने नहीं उतारा और बेवाओं की तरह सफ़ेद और मेला दुपट्टा कबूल नहीं करती। शब्बीर के दोस्तों ने मुझे बताया था कि लड़की तोहफों और पैसों की शौकीन है और शब्बीर उसे ये दोनों चीज़ें देता रहता है। मुखबिर ने वसूख से बताया कि केसरी घर में है। मेरा ख्याल था कि शब्बीर उसे साथ लेकर कहीं गायब हो गया, लेकिन ये मेरा मसला नहीं था। मुझे किसी लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दी गई थी और ऐसी रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं आई कि शब्बीर और सगीर नाम के दो मुसलमान एक हिंदू बेवा को वरगलाते और उसे ख़राब करते हैं। मैं उनके ताल्लुकात की गहराई में सिर्फ इसलिए जा रहा था कि उनका ताल्लुक चोरी की वारदात के साथ है या नहीं। अलबत्ता शब्बीर की गुमशुदगी मेरे लिए काबिल गौर थी। मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि चोरी अलग वारदात होगी और शब्बीर का अगवा और शायद कत्ल अलग वारदात होगी। मुझे कुछ ऐसा शक भी होने लगा था कि शब्बीर को हिंदुओं ने ही गायब न कर दिया हो और ये भी मुमकिन था कि चोरी उन्होंने ही कराई हो। सगीर के भी केसरी के साथ ताल्लुकात थे। हिंदुओं का रद्द अमल मालूम करने के लिए मैंने सगीर से बात करना ज़रूरी समझा। उसी वक्त उसे थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल भेजा। सगीर बड़े रौब से थाने में आया। मैंने उसका रौब कायम रखा और बड़े एहतराम से उसे ज़हन नशीन करा दिया कि उसके रौब पर थाने का रौब गालिब रहेगा। मैंने केसरी की बात छेड़ दी और उसे ये तासुर दिया कि ये कोई जुर्म नहीं। मैंने हिंदुओं को बुरा भला कहा और सगीर से पूछा कि हिंदुओं का रद्द अमल क्या है। आप ये बात किस सिलसिले में पूछ रहे हैं? उसने पूछा। तुम जानते हो कि मुसलमानों के महल्ले में एक घर में चोरी हो गई है। मैंने कहा, ये चोरी किसी घर भेदी ने कराई है और ये चोरी इंतकामी कार्रवाई मालूम होती है। मुझे ये शक है कि हिंदुओं ने कराई है। तुम जानते हो कि केसरी के साथ शब्बीर की भी दोस्ती है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि हिंदुओं ने तुम्हें कभी इस लड़की से मिलने के लिए कहा है या कभी धमकी दी है? हिंदू अगर मुझे धमकी देते तो आपके पास 2-3 जख्मी हिंदू आते और मैं आपको हवालात में मिलता, उसने जवाब दिया। और एक हिंदू रईस से शहर का नाम लेकर कहा, उसने मुझे 2 या 3 बार कहा था कि इस लड़की की बदकारी की वजह से शहर के तमाम हिंदुओं की बेइज्जती हो रही है और मैं इससे ताल्लुकात तोड़ लूँ। मैंने उसे हर बार ये एक ही जवाब दिया कि जिस रोज़ हिंदू मुझे उस लड़की को वरगलाता या उसके दरवाजे पर खड़ा और या उसे अपने साथ ले जाता देख लें तो उसी रोज़ मुझे कत्ल कर दें। लड़की मेरे घर खुद आती है। मैं अपनी ज़मीन पर जाता हूँ तो कभी कभी वहाँ भी पहुँच जाती है। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की। शब्बीर के साथ हिंदुओं का रवैया कैसा था? मैं साफ अल्फाज में कुछ नहीं बता सकता, उसने कहा, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं। एक बात याद आती है, एक बार 3 हिंदुओं ने मुझे दोस्ताना लहजे में ये बात कही थी जो ये हिंदू रईस मुझे कह चुका था। मैंने इन हिंदुओं से कहा कि तुम्हारी लड़की की दोस्ती सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुम्हारी लड़की और तवाइफों में ये फ़र्क है कि ये अपने घर में है, बाजार में नहीं जा बैठी। मैंने हिंदुओं से कहा कि ये मेरा कमाल है कि मैंने केसरी के बहुत से दोस्ताने तोड़ दिए हैं, बस सिर्फ शब्बीर रह गया है। इसे लड़की छोड़ना नहीं चाहती। एक हिंदू ने कहा कि उसे हम संभाल लेंगे, ये लड़का इस शहर से भाग जाएगा। मैंने शब्बीर से कह दिया था कि तुम मेरे हाथों से बच गए तो हिंदू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लड़का दिलेर है, न मुझसे कभी डरा है न हिंदुओं से। तुमने केसरी से भी कहा होगा कि वो शब्बीर से ना मिला करे। मलिक साहब,
उसने कहा, आप देख रहे हैं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। मैं ये बताने से भी नहीं चूकूंगा कि मैंने केसरी से कई बार कहा था कि वो मेरे साथ ताल्लुक़ रखना चाहती है तो शब्बीर के साथ ताल्लुक़ तोड़ ले। कभी वो संजीदा हो जाती और कभी हंसने लगती थी। उसने शब्बीर का साथ ताल्लुक़ कायम रखा। मेरी नज़र में सगीर भी मुश्तबा था। उसमें इतनी हिम्मत और ताकत थी कि अपने आदमियों से चोरी करा देता, लेकिन मैं उस पर बराह रास्त हमला करने से गुरेज कर रहा था। मैंने उसे दोस्त बना लिया था और दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से बातें हो रही थीं। मैं उसे बड़ी उस्तादी से वारदात की तरफ ले आया। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव और अंदाज की तब्दीलियों को भी देख रहा था। मैंने कहा कि ये चोरी अगर हिंदुओं ने करवाई है तो मेरे और तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है कि हम हिंदुओं को बख्श दें। अल्लाह की कसम है मलिक साहब, सगीर ने कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि शब्बीर के साथ मेरे ताल्लुकात कितने कशीदा हैं, लेकिन उसके घर में चोरी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। आपकी तरह ये शक मेरे दिल में भी आया था कि चोरी हिंदुओं ने इंतकामन कराई है। मैं उन लड़कों से मिल चुका हूँ जो चोरों के पीछे गए थे। मुझे ये भी पता चला कि चौकीदार ने उन्हें किसी दूसरे रास्ते पर डालने की कोशिश की थी। मालूम नहीं उन्होंने ये बात आपको बताई है या नहीं। मैं चौकीदार को यहाँ तक कह चुका हूँ कि उसे अच्छी तरह मालूम है और उसने सुराग ना दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे पाँव में गिर पड़ा था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यही होगा कि मुझे चोरों का सुराग देगा या यहाँ से भाग जाएगा। ये सुनकर मुझे फिक्र हुआ कि ये शख्स चौकीदार को भगा न दे। चौकीदार तो मेरा मुश्तबा नंबर 1 बन चुका था। इसके साथ ही ये तस्कीन हुई कि ये वारदात सगीर ने नहीं कराई थी। सगीर भाई, मैंने उसे कहा, चौकीदार को भगा न देना। उसे मैंने जानबूझकर ढील दे रखी है। उसके साथ अब बात करनी छोड़ दो, उससे लाताल्लुक हो जाओ। मैं उसे खुद घेर लूँगा। वो दरअसल मेरे ही घेरे में है। मैंने ये बात कह तो दी, लेकिन मुझे तासुफ होने लगा कि सगीर को मैंने इस राज में शरीक करके गलती की है। हो सकता है चौकीदार इसी का आदमी हो। मैंने उसे और ज़्यादा हवा देनी शुरू कर दी और ये देखने लगा कि सगीर कहाँ तक सच बोल रहा है। मुझे यकीन सा होने लगा कि वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। ताहम मैं मुहतात रहा और उसके दिल से बात निकालने की कोशिश करता रहा। शब्बीर के मुतालिक कुछ बता सकते हो कि कहाँ गायब हो गया है? मैंने पूछा। मेरा ख्याल था कि वो केसरी को कहीं भगा ले गया है। केसरी यहीं है, सगीर ने जवाब दिया। परसों रात मेरे पास आई थी। शब्बीर के मुतालिक मैं कुछ नहीं बता सकता। इस लड़के को देखकर मुझे कभी कभी अफसोस हुआ करता है। इतना खूबसूरत लड़का जो दिलेर भी है, तबाह हो गया है। उसका बाप बहुत सीधा आदमी है। मैंने सुना है कि लड़के को माँ ने बिगाड़ा है। मैंने पूछा, माँ कैसी औरत है? मैं आपको एक बात सुना देता हूँ, सगीर ने जवाब दिया। आप खुद राय कायम कर लें कि वो कैसी औरत है। मैं इसे बहुत अच्छी औरत कहा करता हूँ क्योंकि वो जिसे चाहती है उसके साथ पूरी वफादारी कर रही है। सगीर भाई, मैंने उसे कहा, दिल से ये निकाल कर बात करना कि शब्बीर के साथ तुम्हारी दुश्मनी है। दुश्मनी शब्बीर के साथ होगी, उसने कहा, उसकी माँ के साथ नहीं और उसके बाप के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मुझे उनके साथ हमदर्दी है। आप मेरी बात सुन लें। जब आप शब्बीर को देखेंगे तो आप फौरन कह उठेंगे, ये लड़का इस माँ का बेटा तो है, लेकिन इस गोलगप्पे और ठिगने से आदमी का बेटा नहीं जो उसकी माँ का खाविंद है। उसने अपने बाप की ज़रा सी भी झलक नहीं। जिस बाप की झलक है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप उसे नहीं जानते, सगीर ने जवाब दिया। वो मेरी तरह जागीरदार का बेटा है, बल्कि उसकी ज़मीन मुझसे भी ज़्यादा है। रुपए पैसे में भी मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है। बहुत खूबसूरत आदमी है और दिल गुर्दे वाला मर्द है। जैसी खूबसूरत जमीला शब्बीर की माँ है, वैसा ही खूबसूरत वहाब है। उसके अपने बीवी से जो बच्चे हैं वो भी शब्बीर की तरह खूबसूरत हैं। ये किस्सा मुझे यूं पता चला कि जमीला ब्याही हुई। जब आई तो उसने पर्दा ना किया। ये 17-18 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 18-19 साल थी और मेरी शादी हो चुकी थी। जमीला का दूल्हा उस वक्त भी ऐसा ही था जैसा अब है, भद्दा, बदसूरत, काला रंग और पेट बड़ा हुआ। ये जोड़ बिरादरी ही ने मिलाया था। हमने जमीला को देखा तो उसकी खूबसूरती ने हैरान कर दिया। मैं उस वक्त आज की निस्बत ज़रा ज़्यादा ही शहजादा हुआ करता था। ये मुमकिन नज़र नहीं आता था कि ये लड़की उस आदमी के साथ खुश रह सकेगी। यूँ मालूम होता था जैसे ये किसी नवाब की बेटी है। मैं अपने आप को नवाब का बेटा समझा करता था। मैंने जमीला तक रसाई हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी।
उसे आते जाते इशारे किए, एक औरत को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया, तोहफे भेजे, सोने की अंगूठी भेजी, मगर उसने मुझे कबूल न किया। उसकी शादी के अभी 8 महीने पूरे नहीं हुए थे कि शब्बीर पैदा हुआ। मशहूर ये हो गया कि जमीला ये बच्चा अपने गांव से लाई थी। इससे मुझे यकीन हो गया कि जमीला शरीफ लड़की नहीं। मैं और ज़्यादा उसके पीछे पड़ गया। 2-2.5 साल गुजर गए। वो मेरी बेताबी और मिन्नत समाजत और तोहफों से इतनी मुतासिर हुई कि एक रोज़ मेरी उससे मुलाकात हो गई। ये हमारी पहली मुलाकात थी और आप सुनकर हैरान होंगे कि उसने मुझे पैगाम भेजा था कि मैं उसे खेतों में फलां जगह मिलूं। मैं तो ऐसे गया जैसे सर के बल जाते हैं, मगर उसने बातें की तो मुझे अपनी मर्दानगी, जवानी और दौलत पर जो नाज था उस पर ओस पड़ गई। सगीर ने मुझे बड़ी लंबी बात सुनाई थी, मैं उसे मुख्तसर करके सुनाता हूँ। जमीला ने उसे कहा कि मैं मानती हूँ कि तुम खूबसूरत जवान हो और मेरा खामिद किसी पहलू मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। वो मेरी रूहानी तस्कीन के काबिल नहीं। अगर मेरे खामिद होते तुम तो मुझे खुशी होती। तुमने मुझे बहुत कीमती तोहफे भेजे हैं जो मैं वापस करती रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम इस शहर के अमीर जमींदार के बेटे हो और तुम अपने दुश्मनों को घुटनों पर बिठा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकती। मैंने जिसके साथ वफा का वादा किया था उसके साथ वफा कर रही हूँ, उसे धोखा नहीं दूंगी। सगीर ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो उसने अपने गांव के एक आदमी का नाम लेकर कहा कि मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप नहीं मानते थे। हम एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। मेरी मंगनी दूसरे आदमी के साथ कर दी गई। तो मुझे जो जी में आए कह लो। मैंने जिसे अपना खामिद बनाने की ख्वाहिश की थी उसे दर पर्दा अपना लिया। मेरे इस बच्चे का बाप भी वही है। उसकी भी शादी हो गई। मैं अपने गांव अपने माँ बाप से मिलने नहीं उसे मिलने जाया करती थी। जमीला ने सगीर से कहा कि इस आदमी के माँ बाप को पता चल गया, उन्होंने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की और बेटे को अपनी उस जागीर में भेज दिया जो उसके बाप को सरकार की तरफ से मिली हुई है। उसका बाप फौज में रिसालदार था। बहुत सी ज़मीन उनकी अपनी थी। 2 मुरब्बे सरकार ने दे दिए। अब हम मिल नहीं सकते। किसी रोज़ तो मिलेंगे। मैं दिल से तुम्हारी कद्र करती हूँ। मैंने तुम्हें धुतकारा नहीं, तुम्हारी इज्जत की है। तुम मेरी इज्जत करो। सगीर फिर भी उसे पैगाम भेजता रहा और जमीला उसे बड़े अच्छे अंदाज से टालती रही। वक्त गुजरता गया। सगीर की तवज्जो अपनी बीवी से हटी रही और उसके 2 बच्चे पैदा हो गए। 15-16 साल गुजर गए और वो वक्त आया कि केसरी के मामले में जमीला का बेटा उसका रकीब बन गया। चोरी की वारदात से 2-2.5 माह पहले की बात है कि एक बड़ा वजीहा और खूबसूरत आदमी मुझे मिलने आया। सगीर ने कहा मेरी उम्र का ही था, आला किस्म के घोड़े पर सवार था। उसने कहा मेरा नाम वहाब है। मुझे याद आ गया, जमीला इसी को चाहती थी और यही जमीला के बेटे शब्बीर का बाप था। चेहरा दिलनशी था और इस पर मर्दों वाला वक़ार था। खुदा गवाह है, मेरे दिल ने तस्लीम कर लिया कि जमीला का खामिद ये आदमी ही होना चाहिए था। मैं उसे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरह अंदर ले गया और नौकर को बुलाकर उसे कहा कि ठंडा दूध ले आए। वहाब ने मुस्कुराकर कहा मुझे दूध ना पिलाओ सगीर दोस्त, मैं जो ही बात करूँगा तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। मैंने कहा मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, खुलकर बात करो और बात करने से पहले ही सुन लो कि जमीला तुम्हारी है। वो हंस पड़ा और हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर बोला तुम राजपूत की औलाद हो। मैं तुम्हें देखने आया था कि जमीला का दिल अपनी तरफ खींचने वाला कौन है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने मुझे बताया कि वो 14 साल बाद अपने गांव वापस आया है। वो तकरीबन 200 मील दूर बाप के हुक्म से जागीर पर रहा है। इस दौरान वो गांव आता रहा, मगर साल में 1-2 दफ़ा, और वो भी 1-1, 2-2 दिनों के लिए। इस दौरान उस पर बाप की बड़ी सख्त निगरानी होती थी। मैंने चूंकि उसका हाथ थामकर उसे दोस्ती का यकीन दिला दिया था, इसलिए उसने मुझसे कुछ भी न छुपाया। उसने मुझे वही बातें बताई जो जमीला मुझे कई साल पहले बता चुकी थी। मैंने जमीला को बेहया नहीं दिलेर समझा था। उसने मुझ पर ऐसा तासुर पैदा किया था कि उसकी पूजा करने को जी चाहता था। यही असर था जिसके तहत मैं उससे मिलने की कोशिश करता रहा। अब वहाब ने भी उसी दिलेरी से बात की तो मैं जमीला से और ज़्यादा मुतासिर हुआ और मैंने बड़ी अच्छी तरह महसूस कर लिया कि मैं इस आदमी की जगह नहीं ले सकता और मैं जो इसके पीछे पड़ा रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में मैं मुब्तला रहा हूँ। सगीर ने बड़ी लंबी कहानी शुरू कर दी थी। कभी तो मुझे ख्याल आता था कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है और मैं दूसरों के इश्क और मोहब्बत से लुत्फ़ उठा रहा हूँ।
कभी मुझे यूं लगता जैसे सगीर की कहानी अहम और वाज़ेह सुराग दे रही है। ऐसा मुझे उस वक्त महसूस हुआ था जब मुझे सगीर की कहानी सुनते सुनते याद आ गया था कि जमीला ने अपने खामिंद को रोका था कि वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने न दे। मुझे अचानक याद आया कि जमीला के खामिंद ने पहले रोज़ मुझे बयान देते हुए बताया था कि जब चोर घर से सामान उठाकर निकले तो उसने शोर मचाया था और जमीला ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। बेशक जमीला ने यह भी कहा था कि शोर न करो वरना चोर वापस आकर कत्ल कर देंगे। ये कुदरती बात है कि औरत देख रही हो कि उसका सारा जेवर जा रहा है और उसका घर लुट गया है तो खामोश नहीं रह सकती। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि कोई औरत खुद अपने घर चोरी करा सकती है? आम जहन का आदमी तो यही कहेगा कि नहीं, मगर मेरे सामने 2 वाक़यात ऐसे हो चुके थे जिनमें 2 औरतों ने अपने घर खामिंदों से नफरत के तहत लुटा दिए थे। मेरे सामने जमीला का किरदार निखरता आ रहा था, उसके बेटे का बाप भी सामने आ गया था और ये मुझे एक अनोखी मोहब्बत की वारदात दिखाई देने लगी थी। मैंने सगीर को बोलने से न रोका, उस पर जज्बात का ग़ुलबा था और वह अजीब सी कैफियत में कहानी सुना रहा था। मैं जमीला से इतना ज़्यादा मुतासिर था कि केसरी के मामले में शब्बीर की जगह कोई और होता तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करता। सगीर ने कहा, मुझे आप नहीं जानते, शहर के लोग जानते हैं। अब मैं आपको दिल की हर एक बात बता रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ कि मैंने शब्बीर को धमकियाँ ज़रूर दी थी, लेकिन मैं अमलन कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जमीला का बेटा था। तुम वहाब की बातें सुना रहे थे, मैंने कहा। उसने तुम्हें क्या कहा था? उसने मुझे बताया कि उसका बाप मर गया है और अब उसे गांव में आने और जमीला से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसने अपने बाप की जगह ले ली है। उसने 14-15 साल कैद काटी है। अब वो और जमीला जवान नहीं रहे, लेकिन उनकी मोहब्बत जवान है। उसे कैद में रखने का हुक्म बाप ने दिया था। वो बड़ा जाबिर आदमी था। वहाब उससे डरता भी था और उसकी बहुत इज्जत भी करता था। बाप ने इतनी ज़्यादा जागीर उसके नाम कर दी थी, बाप की तो वो इज्जत करता था, इसलिए उसके हुक्म का पाबंद रहा। उसे गुस्सा अपनी बीवी पर था जो उस पर हुक्म चलाती रही है और बाज़ औक़ात वो उसके साथ ऐसे बात करती थी जैसे वहाब उसका ज़र खरीद ग़ुलाम हो। वहाब ने मुझे बताया कि उसकी बीवी ने उसे ये भी कहा था कि अब देखूंगी तुम जमीला से किस तरह मिलते हो। बाप के मरने के बाद वहाब आज़ाद हो गया। वो वहाब की वफ़ात पर गाँव आया। जमीला शहर में थी। वहाब ने उसे पैगाम भेजा कि बाप फौत हो गया है। जमीला इतना मिलते ही गाँव गई और बहुत सारा वक्त वहाब के घर गुजारा। वो 7-8 रोज़ अपने घर रही और वह वहाब से तन्हाई में मिलती भी रही। जमीला ने वहाब की मोहब्बत को जिंदा रखा हुआ था। उसने वहाब से कहा कि वो उसे जो भी हुक्म देगा वो मानेगी। वहाब ने कहा कि हुक्म यही है कि अपने खामिद से तलाक लेकर आ जाओ। वहाब ने अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया था। जमीला ने भी तलाक लेने का वादा कर लिया। इसके बाद कभी वहाब शहर आता और जमीला से मिलता और कभी जमीला गांव जाती और वहाब से मिलती। वहाब के लिए अपनी बीवी को तलाक देना आसान था, मुश्किल जमीला के लिए थी। वो तलाक नहीं ले सकती थी। वहाब ने उसे ये तरीका बताया कि वो खामिद को परेशान करती रहे और उसके साथ बोलचाल बंद कर दे। जमीला ने खामिद के साथ ऐसा ही सलूक शुरू कर दिया। शब्बीर भी माँ के कहने पर बाप से खिंचा खिंचा रहने लगा। जमीला के खामिद ने दोनों के आगे घुटने टेक दिए और जमीला का गुलाम बन गया। आखिर उसने तंग आकर जमीला के माँ बाप से शिकायत की। माँ बाप ने शहर आकर जमीला को बुरा भला कहा, लेकिन जमीला पर कुछ असर न हुआ। वहाब ने मुझे कहा कि जमीला ने उसे बताया कि शहर में सगीर नाम का एक जमींदार है जो उसे परेशान करता रहता है और तोहफे और पैगाम भेजता है। वहाब को बहुत गुस्सा आया। वो मुझे जमीला का ख्याल जहन से निकाल देने के लिए कहने आया था कि तुम हिंदुओं की बेवा लड़की और जमीला को एक जैसा समझते हो। जमीला ने उसे बता दिया था कि केसरी के साथ तेरे ताल्लुकात हैं। वहाब ने कहा कि जमीला का खामिद मर गया तो भी वो बेवा नहीं होगी। मैंने उसे कहा कि तुम इतने ज़्यादा दिलेर और अपनी दुनिया के बादशाह हो तो जमीला के खामिद को कत्ल क्यों नहीं करा देते। उसने कहा, आदमी भला मानस है, मुझे उस पर रहम आता है। वो खुद ही जमीला को तलाक दे दे तो अच्छा है। मैंने उससे पूछा कि जमीला ने तलाक ले भी ली तो वो उसके साथ शादी किस तरह करेगा, उसे बिरादरी रोकेगी नहीं। उसने हंसकर जवाब दिया कि कभी मेरे गांव आना, तुम्हें पता चल जाएगा कि बिरादरी मुझे किसी काम से रोक सकती है या मैं बिरादरी को रोका करता हूँ। उसने ये भी कहा कि तुम मेरे बेटे शब्बीर को भी धमकियाँ देते रहे हो। मैंने उसे कहा कि उसका बेटा इस उम्र में इन बुरे कामों में पड़ गया है
अगर उसे संभाला ना दिया गया तो लड़का उसके काम का भी ना रहेगा। वो सिर्फ हंस पड़ा। उसने और कुछ ना कहा। इसके बाद हम दोस्तों की तरह बातें करते रहे और वो चला गया। तुमने उससे शब्बीर के मुतालिक नहीं पूछा कि कहाँ है? मैंने सगीर से पूछा था, उसने जवाब दिया। उसने बेपरवाही से कहा था कि खुदा जाने। सगीर की इतनी लंबी कहानी से मैंने ये अखज़ किया कि चोरी की वारदात के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी बड़े आदमी का ही ताल्लुक है तो वो वहाब हो सकता है। बड़े आदमी की वजाहत कर दूँ तो हमारे ही शहर के कारीन के लिए बात समझना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान के देहाती माशरे में भी वहाब और सगीर जैसे बड़े आदमी पाए जाते हैं, बल्कि आज़ादी से पहले की बनिस्बत कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने खुशामद, चापलूसी और अपने भाइयों के खिलाफ मुखबिरी और फौजी खिदमत के सिले में मुरब्बे दिए थे। कुछ अराजी उन्होंने कोड़ियों के हिसाब से खरीद ली, बाज़ ने जंगल खरीद लिए और ये लोग जागीरदार बन गए। उन्होंने अपनी रियासतें भी बना लीं और मज़ारों और गरीब किसानों के बादशाह बन गए। इन गरीबों की बहू बेटियां इनकी लोंडियां बन गईं और ये जागीरदार उनकी किस्मत के मालिक बन गए। दिन दहाड़े गुनाह करते थे और किसी को कत्ल करा देना और किसी के हाथ चोरी करा देना और किसी के मवेशी खुलवा कर गायब करा देना उनके लिए नहायत आसान था। इलाके का थानेदार, तहसीलदार और सरकारी अहलकार उनके कब्जे में होते थे। पुलिस उन पर हाथ नहीं डालती थी। किसी के खिलाफ कोई मुकदमा बन ही जाए तो पुलिस उसकी इतनी मदद करती थी कि मुकदमा तबाह हो जाता था। देहाती माशरे से ये कबाहत आज़ादी के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान में इन जागीरदारों ने सिर्फ थानेदारों, तहसीलदारों पर ही कब्जा न किए रखा बल्कि हुकूमत पर भी काबिज हो गए और हमें लीडर और वज़ीर इन्हीं जागीरदारों में से मिलने लगे। इनकी बेनाम रियासतों के किसी फ़र्द को जुर्रत नहीं होती कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सके। तहरीक पाकिस्तान के दौर के लोग गवाह हैं कि इन जागीरदारों ने मुतालबाए पाकिस्तान की मुखालफत बड़ी ढिठाई से की और अंग्रेज़ों का नमक हलाल किया था। वहाब इन्हीं जागीरदारों में से था। मैंने सगीर के जाने के बाद चौकीदार और जमीला के खामिद और दुकानदार को बुला लाने के लिए एक कांस्टेबल को भेजा। मैंने सगीर से पूछा था कि क्या उसे ऐसा शक है कि ये चोरी वहाब ने जमीला के खामिद को परेशान करने के लिए कराई होगी। मलिक साहब, सगीर ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, अगर मेरे पास पक्का सबूत होता कि ये चोरी वहाब ने कराई है तो भी मैं आपको ना बताता। मैं जमीला का मुरीद हूँ और वहाब मेरा दोस्त है। मैं उसके खिलाफ कोई शक नहीं करूँगा। सच्ची बात यह है कि मेरे पास शक की कोई वजह नहीं। उस पहली मुलाकात के बाद हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं। मैंने सगीर से और कुछ नहीं पूछना था। खामिद जमीला का खामिद आ गया। चौकीदार के मुतालिक कांस्टेबल ने बताया कि उसके घर को ताला लगा हुआ है। मुझे याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बीवी बच्चे की पैदाइश के लिए अपने गांव गई हुई है, शायद वहां चला गया होगा। मैंने उसके मेट को बुला लिया। उससे पूछा कि चौकीदार कहाँ है। उसने जवाब दिया कि अपने गांव गया है, शाम तक आ जाएगा। मुझे उसके जवाब पे कुछ शक सा हुआ, जो मेरा वहम भी हो सकता था। मैंने उसे कहा कि अभी जाकर उसके गांव आदमी भेजो और उसे फौरन हाजिर करो। चौकीदार का गांव कस्बे से 1.5-2 मील दूर था। मैंने उसके मेट के चेहरे पर घबराहट सी देखी, जो हर कोई नहीं देख सकता। वो थाने से निकला तो मैंने अपने एक हेड कांस्टेबल से कहा कि कोई ऐसा आदमी इसके पीछे लगा दो जिसे ये ना जानता हो। मेरे दिल में शक पुख्ता हो गया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि चौकीदार के खिलाफ मुझे कुछ मवाद मिल गया था। हेड कांस्टेबल ने कहा कि उसके हाथ में ऐसे 2 आदमी हैं। मैंने उसे कहा कि अगर 2 आदमी हैं तो एक को मेट के पीछे लगा दो और दूसरे को जमीला के के गांव के करीब उस रास्ते पर कहीं छुपकर देखने के लिए भेज दो जो रास्ता कस्बे से गांव को जाता है। आपको याद रहना चाहिए कि जमीला और वहाब एक ही गांव के रहने वाले थे। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कोई जादूगर नहीं था। ये पुलिस की एक छठी हिस्स होती है और तजुर्बा रोशनी दिखाता है। पुलिस ऑफिसर फर्ज का दयानतदार हो तो अंधेरे में भी उसे रास्ता मिल जाता है। कई तीर हवा में ही चलाए जाते हैं, उनमें एक भी निशाने पर जा लगे तो मसला हल हो जाता है। मुझे वहम हो गया था कि चौकीदार वहाब के गांव गया है। उसकी खबर आने तक मैंने जमीला के खामिद से पूछगछ की। उसे एक बार फिर कहा कि उसके घर में चोरी किसी घर के भेदी ने कराई है या घर के ही किसी फर्द ने कराई है।
इसलिए वो घर की ज़रा बात बता दे, और अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो उसे माल वापस नहीं मिल सकेगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी हिफाजत करूँगा और हर तरह की मदद करूँगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि क्या कहूँ। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप मुझसे पूछें, मैं सही जवाब दूंगा। तुम्हारी बीवी ने तुमसे कभी तलाक मांगी है? उसके आंसू निकल आए और उसका सर झुक गया। मेरी हौसला अफजाई से उसके मुंह से सिसकी की तरह ये अल्फाज निकले, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। कई बार कह चुकी है कि मुझे तलाक दे दो वरना तबाह हो जाओगे। उसने कब से ये कहना शुरू किया था। उसने जो जवाब दिया उससे मैंने हिसाब किया। वहाब जब से जागीर से गांव आया था, जमीला ने अपने खामिद के साथ ये सलूक शुरू कर दिया था। तुम जानते हो वो क्यों तलाक मांगती है? सब जानता हूँ जी, उसने जवाब दिया। उसके गांव का एक बड़ा जमींदार है, ये उसके चक्कर में आई हुई है। तुम किस तरह जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ जी, उसने उदास और दबे दबे लहजे में जवाब दिया। उस आदमी ने मुझे भी कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। उसने तुम्हें धमकी दी थी? कहता है कि मुंह से मांगो, कितनी रकम मांगते हो? उसने जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी बीवी बेचूंगा नहीं। उसने 2-3 बार मुझे कहा है कि 10-20 हज़ार ले लो और रकम अपने कारोबार में डालो। अगर जमीला का पल्ला नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें भिखारी बना दूंगा। अगर पुलिस की मदद लोगे तो कत्ल हो जाओगे। वो बच्चों की तरह रोने लगा और फिर बोला, मैं तनहा हूँ, मैं कोई ऐसा गरीब तो नहीं। आपने देखा है कि मेरे घर से 4,000 रुपया निकला है, दुकान में माल भी है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं अकेला हूँ, इतने बड़े जमींदार से टक्कर नहीं ले सकता। मैं तो टक्कर ले सकता हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हारी बेइज्जती का इंतकाम लूँगा। खुलकर बात करो। खुलकर बात करूँ? वो जैसे फट पड़ा, उसके आंसू बह रहे थे। जानदार बेजान आवाज़ में कहने लगा, वहाब मेरे घर आकर मेरी बीवी से मिलता है। मुझ पर यह जुल्म किया गया कि जमीला ने मुझे बताया था कि आज वो आया था और सारे दिन मेरे पास गुजार गया है। मैंने जमीला के माँ बाप से कहा, उन्होंने यहाँ आकर जमीला को लानत मलामत की, मगर उसके बाद वो भी मुंह मोड़ गए। उन्होंने मुझे बताया तो नहीं, पर मेरा ख्याल है कि वहाब ने उन्हें डराया धमकाया है या रुपए पैसे से उनका मुंह बंद कर दिए हैं। अच्छी तरह याद करो, सोचो, गौर करो और मुझे बताओ कि जब तुम्हारे घर में चोरी हो चुकी, चोर ट्रंक फेंक गए, उसके बाद तुम्हारी बीवी का रवैया क्या था? वो रोती थी, डरी हुई थी, क्या था? सोचना क्या है जी, उसने जवाब दिया। वो ना रोई थी ना डरी हुई थी, मुझ पर तो कशी तारी हुई जा रही थी और वो आराम से बैठी थी। उसने तुम्हें कहा था कि थाने रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं? ये तो नहीं कहा था, उसने जवाब दिया। उसने मुझे चोरों के निकल जाने के बाद शोर मचाने से मना किया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। अपने बेटे का तुम्हारे साथ सलूक कैसा है? वो तो मेरा बाप है, उसने जवाब दिया। वो दुकानदार का नहीं, नवाब रामपुर का बेटा है। तुमने खुद उसे पैसे दे देकर खराब कर रखा है, मैंने कहा। मैंने उसे ये इशारा ना दिया कि शब्बीर उसका बेटा नहीं। मैंने उसे कभी इतने पैसे नहीं दिए जितने वो ऐशो इशरत करता है, उसने जवाब दिया। माँ देती होगी? वो भी देती है, उसने कहा। उसे मुंह मांगी रकम वहाब से मिलती है। अब तो ये शख्स अपने गांव में आ गया है, यहाँ आता है तो मेरे बेटे को पैसे दे जाता है। बेटा गांव जाकर भी पैसे ले आता है। अब वो इतने दिनों से घर नहीं आया। उसकी माँ ने मुझे कहा था कि घूम फिर कर आ जाएगा। मेरा ख्याल था कि गांव गया हुआ है, वहाँ से पता कराया है। वो वहाँ भी नहीं गया। इसे कुछ और बातें पूछकर अगर कहा कि अगर वो बेगम रहे और किसी से कोई जिक्र ना करे कि मैंने उससे क्या पूछा है। वो जमीला को सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रहा था कि इसमें वो अपनी बेइज्जती समझता था। वो अपने वकार के लिए घर में अजियत बर्दाश्त कर रहा था। मैंने उसे भेज दिया और जो कुछ मुझे उस वक्त तक मालूम हुआ था उस पर गौर करने लगा। मुझ पर वाज़ेह होने लगा कि ये हमारे माशरे के उन ड्रामों में से एक है जिसमें दौलत और जागीरदारी हम पर गालिब किरदार अदा कर रही है। गालिब से मेरा मुराद यह है कि दौलत और जागीरदारी अकल पर गालिब आ जाती है और जो कसर रह जाती है उसे जज्बात पूरा कर देते हैं। मैंने हवा में तीर चलाया, वो जाया गया। मुझे आज तक वो वक्त याद है कि चौकीदार अपने मेट के साथ थाने में आया तो सूरज गुरूब हो रहा था। उस वक्त मैं अपने घर में आराम कर रहा था। मुझे हेड कांस्टेबल ने आकर बताया कि चौकीदार आ गया है और दूसरी ये कि जमीला और वहाँ के गांव जिस आदमी को भेजा गया था वो भी आ गया है और वो बाहर खड़ा है। मैंने उसे अंदर बुलाकर पूछा कि वो क्या खबर लाया है। उसने बताया कि गांव से ज़रा दूर एक दरख्त के नीचे इस तरह बैठ गया कि सर पर चादर का घूंघट था और हाथ में रोटी थी।
जैसे कोई मुसाफिर आराम और खाने के लिए बैठ गया हो। कुछ देर बाद कस्बे के किसी और वार्ड का एक चौकीदार तेज तेज चलता गांव की तरफ चला गया। वो वापस आया तो उसके साथ मेरा मतलूबा चौकीदार था। हमारा आदमी दूसरे चौकीदार को भी पहचानता था। दोनों चौकीदार गपशप लगाते मुखबिर के करीब से गुजर आए। मुखबिर उठा और एक और रास्ते से उस वक्त थाने पहुंचा जब मतलूबा चौकीदार मेट के साथ थाने में अभी पहुंचा ही था। दूसरा मुखबिर भी आ गया था। मैं अपने दफ्तर में जा बैठा और मेट को बुलाया। वो अधेड़ उम्र आदमी था। मैंने उससे पूछा कि चौकीदार को कहाँ से लाए हो? ये अपनी बीवी के गांव चला गया था। उसने कहा, मैं खुद उसे बुलाने गया था और अभी इसे लेकर आया हूँ। आप इसका झूठ समझ गए होंगे। मेट ने दूसरे चौकीदार को भेजा था, खुद नहीं गया था। और चौकीदार अपनी बीवी के गांव नहीं, वहाब और जमीला के गांव गया था। चौकीदारों का ये मेट, जिसका नाम गालिबन हाशिम अली खान था, मेरे सामने बैठा था। हमारे दरमियान मेज थी। हाशिम ने अपना एक हाथ मेज पर रखा हुआ था। मेरी नज़र इत्तेफाक से उसके हाथ की छोटी के साथ वाली उंगली पर गई। इस उंगली पर एक निशान था जिसे हर कोई पहचान सकता है। यह अंगूठी का निशान था, जैसे बड़े लंबे अरसे से अंगूठी हर लम्हा इस उंगली में रही हो। हाशिम का रंग गहरा सांवला था। अंगूठी की जगह उंगली का रंग कम सांवला था। एक अंगूठी हमारे पास थी जो मुझे वारदात के घर से दीवार के साथ कीचड़ में पड़ी मिली थी। मैंने अंगूठी निकालकर हाशिम के आगे रख दी और कहा, अपनी अंगूठी उंगली में डाल लो। हाशिम, मेरा ख्याल है ये दीवार फांदते हुए गिर पड़ी थी। उसने पहले अंगूठी को देखा, फिर अपनी उंगली को देखा, फिर मुझे देखा और अहमकों की तरह मुस्कुराकर बोला, आप मजाक कर रहे हैं हुजूर। हाशिम, मैंने धीमी सी आवाज़ में कहा, यह अंगूठी अपनी उंगली में डाल लो। उसने कांपते हुए हाथों से अंगूठी अपनी उंगली में डाली। मेरे कहने पर उसने हाथ मेरे आगे किया। अंगूठी ज़रा ढीली थी। उसके गिरने की वजह भी यही थी। मैंने अंगूठी उतरवा ली। उसका मैंने बाकायदा मुशीनामा बरामदगी तैयार किया था। हाशिम से मैंने और कुछ भी न पूछा, चौकीदार को अंदर बुला लिया। तुम्हें यहाँ कौन लाया है और किस गांव से लाया है? मैंने पूछा और कहा, झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि मुझे सच का पता चल चुका है। हाशिम अली खान पर पहले ही सख्ता तारी था। ऐसी ही चुप चौकीदार को लग गई। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि उसे अंदर ले आओ। वो चौकीदार अंदर आया जो मतलूबा चौकीदार को वहाब के गांव से लाया था। मैंने उसे कुछ भी ना कहा। हाशिम और मतलूबा यानी मुश्तबा चौकीदार से कहा कि अगर वो अब मेरे सवाल का जवाब दें। हाशिम ने दबी दबी ज़बान में कहा, आप ठीक कहते हैं, अब तुम भी ठीक ठीक बता दो और अपनी जान छुड़ा लो। मैंने कहा, सूटकेस कहाँ है? वहाब के घर, उसने जवाब दिया। मैंने हाशिम को अलग कर लिया। वो चोरों में शामिल था। उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया। फिर चौकीदार ने भी इकबाल जुर्म कर लिया। मैंने दोनों से वादा किया था कि वो वादा माफ गवाह बना दिए जाएंगे। ये वादा झूठा था। चोर 4 थे, एक हाशिम और बाकी 3 वहाब के नौकर चाकर थे। घर की भेदी जमीला थी। चोरों ने जब ताकुब से घबराकर ट्रंक फेंके तो हाशिम ने कहा था कि सूटकेस न फेंकना। सिर्फ उसे मालूम था कि इसमें जेवरात और नकदी है। चौकीदार उनकी रखवाली कर रहा था। उसने ताकुब करने वालों को गलत सिमत बताकर कहा था कि चोर उधर गए हैं। मैंने उसी वक्त निस्फ शब से ज़रा देर बाद पुलिस पार्टी के साथ वहाब के गांव पहुंचकर उसके घर छापा मारा। वहाब की हालत वही हुई जो मुल्क के उस सदर की उस वक्त होती है जब फौजी उसे आधी रात को जाकर जगाते हैं और कहते हैं कि जनाब, आप ज़ेरे हिरासत हैं और जनाब का तख्ता उलट दिया गया है। मुझे अपने ऊपर काबू होता था, लेकिन वहाब को देखकर मैं बेकाबू हो गया। इस दौलतमंद और जागीरदार ने इंसानों को अपना गुलाम समझ रखा है। उसने पहले मुझे धमकी दी, फिर मुंह मांगी रिश्वत पेश की और ये भी कहा कि गांव की जिस लड़की पर हाथ रखो उसे ले जाओ। मैंने उसके मुंह पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि 3-4 दिन मेरा हाथ दर्द करता रहा और मैंने उसे वो नंगी गाली दी जो मैं ऐसी ही तकरीब पर दिया करता था। इस जालिम ने एक शरीफ और सीधे साधे से दुकानदार की बीवी पर कब्जा करने के लिए उसके लिए अजियत पैदा कर दी थी। उसके घर चोरी कराई, फिर उसे कत्ल की धमकी दी। वहाब को जेवरात और रकम की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रोग्राम यह था कि जमीला उसके पास आ जाएगी और अपना जेवर ले लेगी। मैंने सूटकेस बरामद कराया। उसने इकबाल जुर्म न किया। जमीला को भी गिरफ्तार किया। उसने भी इकबाल जुर्म न किया। मैंने बड़ी मेहनत से केस तैयार किया। सरकारी वकील ने बहुत मदद की। वहाब को 4 साल, जमीला को 2 साल और चोरों को 4-4 साल सजाए कैद दी गई।
میں نے مقدمے کی سماعت کے دوران شبیر کو دیکھا، بہت خوبصورت لڑکا تھا، اسے وہاب نے واردات والے دن اپنی جاگیر پر بھیج دیا تھا۔ میں نے مجرموں کو کیفر کردار تک تو پہنچا دیا تھا، لیکن وہاب اور جمیلہ نے جس طرح محبت نبھائی اس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ میں نے مقدمے کے دوران سرکاری وکیل سے کہا تھا کہ محبت ضرور ہونی چاہیے، مگر ایسی نہیں۔